नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और फील द थ्रिल में हम आपको देश में घट रही घटनाएं और दुनिया में जो घटनाएं घट रही हैं उन पर चर्चा आपसे लगातार करते हैं। और आप जिन जिन सवालों के जवाब मांगते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स के द्वारा आपको उन सवालों के जवाब आपको दे पाएँ। तो आज हम दो बड़े विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक, ब्रिटेन में चल रहे सत्ता संघर्ष, 10 साल में 6 प्रधानमंत्री के बदल जाने के पीछे की कहानी को, और ऐसा क्या हुआ कि कीव स्टार्मर को इस्तीफा देना पड़ गया लेबर पार्टी से जब लेबर पार्टी ने बगावत की। और उनका जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है वो ये अलाउ करती है कि आप अपने लीडर के खिलाफ भी, अगर आपके पास 20% से ज़्यादा सांसदों का समर्थन है तो आप खड़े होकर आवाज़ उठा सकते हैं। और इसी से जोड़कर कि भारतीय राजनीति और पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसमें क्या बदलाव है, और अगर लगभग सेम सा संविधान है तो फिर ऐसा भारत में होता है, कभी हुआ है या आगे कभी हो सकता है क्या। और इसके साथ साथ ईरान के साथ चल रहे जो वार्ता है, तो वेस्ट एशिया में क्या कुछ चल रहा है, जो एक पीरियड मिला है ईरान को जिसमें वो फ्री तेल बेच सकता है, तो क्या भारत तेल खरीदने वाला है। ये तमाम वो सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं, जिनका जवाब मैं आज खोजूंगी। मेरे साथ एक्सपर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि आप जो चाहते हैं वो पूरी तरीके से आपको उसका जवाब मिले। मेरे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप JNU से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अलमेंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, माफ़ कीजिएगा। और प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला मैं सवाल शुरू करूंगी स्वर्ण सिंह जी से। स्वर्ण सिंह जी, ये जो ब्रिटेन में हुआ जिसके बाद तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, पहला ये दर्शाता है कि अगर पहले 100 दिन जो कि हनीमून पीरियड माने जाते हैं उसमें आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या ब्रिटेन जिन्होंने कई देशों पर राज किया आज वो महंगाई से त्रस्त है, आइडियोलॉजी के साथ साथ विजन से त्रस्त है, तो अब ब्रिटेन की इस राजनीतिक अस्थिरता में वो क्या बदलाव है जो ब्रिटेन को स्थिरता दे पाएगा। देखिए, जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वहाँ कीयर स्टार्मर, वो 2024 में जब जीतकर प्रधानमंत्री बने तो एक बहुत बड़ा बदलाव एक लेबर पार्टी में आया था, क्योंकि उससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी का वहाँ सत्ता में थे। तो इसलिए शुरू में जैसे आपने कहा है कि हनीमून पीरियड एक होता है 100 दिन का या उसके आसपास, तब तक काफ़ी हद तक कोई सवाल नहीं उठाया गया इनकी राजनीति पर या इनके नेतृत्व पर। फिर लगातार सवाल उठने लगे कि इनका निर्णय लेने का जो तरीका है, जो क्षमता है, उस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए। और ख़ासकर पिछले ही साल जून से जो आपने कहा कि अपने ही दल में उनके करीब 400 जो सदस्य हैं वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में, करीब 120 MPs ने उनकी जो जन कल्याण की योजनाओं पर कटौती लगाने की एक प्रस्तावना थी उसके विरोध में खुलकर आवाज़ सामने की। यहाँ तक कि सितंबर में वहाँ के उप प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और जो कैबिनेट में बहुत बड़ा बदलाव लाया, कई मंत्रियों की अदल बदल की गई। उसके बाद उनके जो एक निर्णय था अमेरिका में अपने राजदूत को चुनकर भेजने का, उसको लेकर भी उनका नाम जुड़ा कुछ एब्स्टेन फाइल्स में। तो लगातार ये जो राजनीतिक जो दल के स्तर पर आपस में तनाव बना, टकराव बना, उसी के चलते ये सारे सवाल उठने शुरू हुए कि वहाँ जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसमें लोगों को अपॉइंटमेंट्स समय से नहीं मिलती हैं, जब वहाँ स्टाफ की कमी है, जब वहाँ महंगाई का मुद्दा है, हाउसिंग का मुद्दा है, ये सब मुद्दे सत्तारूढ़ दल में अंदरूनी टकराव के बाद ये उभर कर सामने आए। और बार बार ये कहा गया कि शायद कीयर स्टार्मर की जो नेतृत्व में निर्णय लेने की शक्ति है उस पर लगातार सवालिया निशान लगते रहे। और हाल ही में जब फिर से चुनाव हुए तो सामने आया कि बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा सत्तारूढ़ पार्टी को, लेबर पार्टी को, कि जो रिफॉर्म्स पार्टी, बिल्कुल नई पार्टी 2019 में शुरू हुई है, उसने करीब 1500 जो सिटी काउंसिल की सीट्स हैं उसमें लेबर पार्टी को हटाकर वहाँ
जीत हासिल की। बिल्कुल। और उसके बावजूद आप देखें वेल्स में जो करीब करीब एक शताब्दी से वहाँ लेबर पार्टी का सरकार बनी रहती है, वहाँ बदलाव आया सत्ता में। तो चिंता ये हुई सत्तारूढ़ दल में कि आने वाले चुनावों में ये दल सत्ता में रहेगा भी या नहीं रहेगा। तो जैसे कियर स्टारमर ने अपने भाषण में आज कहा कि जो चिंता उनके बारे में थी वो ये नहीं थी कि वो कितनी अच्छी तरह से आर्थिक आर्थिक वृद्धि दर बना कर रख रहे हैं या दूसरी चीज़ें जो जन कल्याण की कर रहे हैं, पर चिंता ये थी कि क्या अगले चुनाव में वो जिता पाएंगे अपनी सत्तारूढ़ पार्टी को। तो उनको लगा कि दल में आज ये सर्वसम्मति है कि चाहे वो आज अच्छे नेता हों पर वो अगले चुनाव में शायद जीत हासिल नहीं करवा पाएंगे, इसलिए उनको हटाकर दूसरे इतने किसी नेता की चुनाव करने की बात शुरू हुई। प्रेम कुमार जी, इसको दो तरीके से मैं समझना चाहती हूँ। पहला ये कि स्टारमर को लगा कि पार्टी के अंदर उनका विरोध है, स्टारमर को लगा, और जो उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि मैंने ब्रिटेन के राजा को भी अवगत कराया और अब मैं इस्तीफा दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं जिता पाऊंगा। एक तो कॉन्फिडेंस की कमी, एक लोगों का समर्थन ना मिलना। ऐसा नहीं है कि यूएस में भी सब ट्रम्प के साथ है, इनकी भी पॉपुलैरिटी ग्राफ सर इवेंचुअली नीचे आया, पॉपुलैरिटी ग्राफ ट्रम्प का भी नीचे आया, लेकिन इनका अपनी पार्टी की बात मानकर इस्तीफा दे देना, इस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात वहाँ से आदित्य जी शुरू करते हैं जहाँ से आपने शुरू किया स्थायित्व को लेकर के। हाँ, कि हमारे यहाँ एक स्थायित्व को लेकर के एक गजब का आकर्षण होता है कि हमें स्थायी सरकार चाहिए। हाँ, काहे को चाहिए स्थायी सरकार, है ना? मतलब स्थायी सरकार हम जिसको मजबूत मानते हैं, भाई पश्चिम में यह सोच नहीं है। पश्चिम में अपनी पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए खुले ऑप्शंस हैं। हम स्थायी तो नहीं चाहिए, हमें डेवलपिंग सोसाइटी भी चाहिए, कंट्री भी चाहिए, पार्टी भी चाहिए, उस तरह से चाहिए। हमारे यहाँ की थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए हम लोग देखते हैं अरे ब्रिटेन में तो बहुत गड़बड़ हो गया, वहाँ तो अब स्थायित्व ही खत्म हो गया, जबकि आप भी बता रहे हैं 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदले हैं। तो ऐसा नहीं कि इससे पहले कम बदले जाते, लेकिन हाँ थोड़ा संख्या ज़्यादा लगता है। एक बात तो ये हुई। दूसरा है कि ये क्यों हुआ, अगर इसमें जाएं तो वहाँ जो परंपरागत रूप से दो बड़ी पार्टियां कंजर्वेटिव और लेबर जो रही हैं, उसके समांतर एक तीसरी शक्ति का उदय हुआ है जो रिफॉर्म ईयू करके नाम से आया। और जो इलेक्शंस हाल में हुए उसमें 1400-1500 उसके काउंसिलर्स उनके चुन के आए डिफरेंट। तो इससे क्या हुआ कि लेबर पार्टी के भीतर ये पैदा हुआ कि भाई अब जब आम चुनाव होंगे तो हम तो हार जाएंगे ऐसे में, तो ऐसे में हम लीडरशिप चेंज करें, ये एक भावना भी जगी। और उसी में लीडरशिप चेंज की जब बात आती है तो नीतिगत रूप से जो फैसले को लेकर के विवाद होता है उसमें पार्टी में विभाजन हुआ और स्टारमर नज़दीक पड़े, माने कमज़ोर पड़े। अब जब डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही घोषणा कर देते हैं कि वो स्टारमर इस्तीफा देने वाले हैं, तो आप समझिए कि इंटरनेशनली भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जाने वाले प्रधानमंत्री को इंटरनेशनली भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और जब से ये 10 साल का जो पीरियड, ये क्या है, ब्रेग्जिट का पीरियड है, ब्रेग्जिट के बाद का पीरियड है। तो ब्रेग्जिट के बाद खुद ग्रेट ब्रिटेन जो है हमेशा असमंजस में रहा है, कभी ब्रेग्जिट के पक्ष में वोट कर रहे हैं, कभी खिलाफ में वोट कर रहे हैं, असमंजस में रहा। वहाँ की राजनीति भी इसी तरफ से घूमी। लेकिन इसमें जो सबसे खराब जो परफॉर्मेंस दिख रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी का दिख रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी तो लगभग तीसरे में बहुत नीचे चली गई है। मुकाबला ईयू रिफॉर्म ईयू और लेबर पार्टी में ही होना है। तो लेबर पार्टी में जो ये परिवर्तन है पॉजिटिव एंगल से है कि हम अपने में सुधार कर लें ताकि आम चुनाव में जाएं तो रिफॉर्म ईयू से लड़ाई लड़ सकें। ऐसा नहीं है कि भाई तलवारें खिंच जाएं। उपाध्याय जी, पहले तो मैं उस पर आऊंगी कि क्या है, पर जैसे मैंने पढ़ा और समझा तो मुझे यही रियलाइज हुआ कि फ्रीबीज को लेकर जैसे नाराजगी लोगों के बीच में उपाध्याय जी लगी मुझे कि फ्रीबीज के लिए जो वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए। मोर और लेस जो देशों में होता है, जैसे भारत की जिक्र कर लें, उसके अलावा देखिए वेलफेयर स्कीम, एक खराब जो स्थानीय चुनाव नतीजे जिसका सर आप भी जिक्र कर रहे थे, तो हमारे यहाँ भी ये होता है। जैसे अभी दिल्ली में, राजस्थान में स्थानीय चुनाव हैं तो जो लीडरशिप है वो बड़ी परेशान है कि पंचायती राज चुनाव में कैसे नतीजे आएंगे ऐसे इस चुनाव में। दूसरी,
अर्थव्यवस्था की सुस्ती, ब्रिटेन में तो 2.5 से ज्यादा जीडीपी 2.5% से ज्यादा नीचे जा चुकी है। तो कुल मिलाकर करप्शन की बात आ गई, इमिग्रेशन का विवाद आ गया, रिफॉर्म की बात आ गई, नेतृत्व में विजन की कमी का आरोप आ गया, मेजरली करप्शन एक बहुत बड़ा, आंतरिक पार्टी असंतोष हो गया। सर, ये सारी वो बातें हैं जो भारत में भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होती हैं, लेकिन मेरा फिर ये सवाल है कि आपको मेजरली क्या लगता है कि ब्रिटेन अब एक कॉलोनी की तरह हो गया है? एक समय ब्रिटेन दूसरे देशों में जाके राज करता था, आज वो पैसा के हिसाब से, क्योंकि आवाज़ क्या उठ रही है कि हम ईयू से अलग होकर हमने गलती करी। इसको समझाइए सर, क्या यूरोपियन यूनियन की जो मांग उठ रही है कि हम वापस उनके साथ चले जाएं, इसका क्या मसला है ये पूरा? देखिए, एक तो जो ब्रेग्जिट था उसके एक तरह से कहा जाए कि यूरोपीय यूनियन के साथ रहें, तो इसके लिए अभियान जो था वो कीर स्टारमर ने चलाया कि हमको यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए, लेकिन वो पास हो गया, ब्रेग्जिट से बाहर भी हो गए। अब जब ये बनकर आए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि अब तो वो हो चुका, तो उसको आप भूल जाइए। तो एक तो नाराज़गी ये उठी कि भाई आपने जिसके लिए किया था, और आप शैडो ब्रेग्जिट मंत्री थे, उसके बाद तो आप अपने ही उस वायदे को एक तो भूल रहे हैं कि भाई आपने कहा था कि आप यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहिए। एक नाराज़गी ये भी है। दूसरा, जो वायदे करके आए थे, देखिए अब ये तो है कि अच्छी बात है कि कीर स्टारमर साहब ने 2 करोड़ रोज़गार जो हर साल देने की बात नहीं कही थी, वहाँ अच्छे दिन लाने की बातें नहीं कही थी। अगर इस तरह की बातें की पर होती सर, तो ब्रिटेन में उम्मीद तो थी अच्छे दिन की, अभी बात हो रही है कि क्या तो अब अच्छे दिन आ जाएंगे? नहीं, अभी मैं अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, अब तो बिल्कुल नहीं आएंगे, चूंकि जो उनके उत्तराधिकारी बनने वाले हैं, बर्नहेम साहब जो हैं, जो अभी नए सांसद चुने गए हैं, और मैनचेस्टर के जो पूर्व मेयर हैं, उन्होंने तो किसी मसले पे मुंह खोला ही नहीं है कि उनकी पॉलिसी क्या होगी, ब्रेग्जिट पे उनकी क्या होगी, इन फ्रीवीज पे क्या होगी, जो वायदे करके आए थे 2/3 बहुमत के साथ आ गए थे, उस पर इनकी क्या पॉलिसी होगी, उस पर तो कुछ कहा ही नहीं। हालांकि जो जिनको चाह रहे थे, वो स्वास्थ्य मंत्री जो थे, उनको ये अपना उत्तराधिकारी चाह रहे थे, स्टीवेंस जो हैं, उन्होंने भी अब समर्थन कर दिया उनका, बर्नहेम का। तो एक तरह से देखा जाए तो मतलब वो अब उनके सामने कोई दूसरा अभी तक नहीं लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी होगा। और कल जब वो पहुँचे हैं तो 200 सांसदों के साथ उन्होंने सेल्फी ली है, तो ठीक है, अपना उनका है। 100 सांसदों का समर्थन तो सर है ही उनके पास। हाँ, नहीं, 200 सांसदों के साथ सेल्फी ली है उन्होंने। जी। 200 के साथ तो मतलब उन्होंने सेल्फी ही ले ली है, तो इसका मतलब कोई उनके पास मतलब प्रतिद्वंदी अब कोई बचा नहीं है, तो वो हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि भाई जिस आधार पे पॉलिसीज़ की अगर बात थी, तो कीर स्टारमर से जो मांगा जा रहा था कि आप इसको कैसे लेकर जाएंगे, तो आप जिसको चुन रहे हैं तो उसका तो अभी स्पष्ट ही नहीं है कि वो किन पॉलिसीज को लेकर जनता के बीच जाएगा। तो अब ये उनके अंदर की अपनी चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, वो पहली बार के सांसद हो रहे हैं अभी, जो बर्नहेम साहब आ रहे हैं, तो अब वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो दोनों में एक जो साम्य है अदिति जी, वो दोनों में ये है कि दोनों ही बिल्कुल ज़मीन से उठकर आए हैं। कीर स्टारमर भी, भारत की भाषा में कहते हैं कार्यकर्ता को, हाँ बिल्कुल, बल्कि ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही लेबर पार्टी से जुड़े रहे हैं जो बर्नहेम साहब आ रहे हैं। और ये तो जो थे वो मतलब अभियोजन में थे कीर स्टारमर, तो इनका तो पॉलिटिकल कैरियर कम है और कानूनी कैरियर इनका ज़्यादा है, लेकिन ये थे समर्थक उसके ही। ठीक है, अब बिल्कुल प्रैक्टिकली एक चीज़ समझते हैं सर, मैं उसमें चाहूँगी कि हम जल्दी जल्दी सवाल ले लें। सर, हम ये देख रहे हैं कि जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में एक सबसे बड़ा मुद्दा है गिरती हुई अर्थव्यवस्था, पैसे का ब्रिटेन का बहुत बड़ा इशू। दूसरा, मुझे आप ये बताइए, वहाँ पर ये इमिग्रेशन इज अ बिग इशू, माइग्रेशन। वहाँ पे सड़कों पे हम आए दिन देखते हैं, और क्योंकि हम हिंदुस्तान में तो खुल के बात करते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ, आप देखिए मेयर, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर का जिक्र बार बार होता है, ब्रिटेन लंदन के मेयर का जिक्र होता है, बहुत सारे बड़े सरकारी पदाधिकारी वहाँ पर वो हो गए हैं जो माइनॉरिटीज़ हैं। अब उसको लेकर क्रिश्चियन एक बहुत बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए हैं। कई बार हमने टीवी पे, सोशल मीडिया पे वो विरोध देखा है कि गो बैक करके। तो सर, इस पूरे सिनेरियो को कंट्रोल में करने के लिए क्या योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी जैसा कोई बड़ा लीडर चाहिए क्या सर? देखिए, इसको लेकर भी कीर स्टारमर ने नवंबर में ही इमिग्रेशन की नीति में बदलाव लाने की कोशिश की थी, जिसमें कोशिश ये थी कि किस तरह से जो परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है उसको और मुश्किल किया जाए, जब उसमें और लंबा समय लगाने की ज़रूरत हो, ताकि उसमें जो रफ्तार है लोगों के यहाँ आने की परमानेंट रेजिडेंट की तरह से, उसमें रोक लगाई जा सके। पर वहाँ भी उनके वो भी एक कारण रहा कि अपने सत्तारूढ़ दल में नाराज़गी जाहिर की लोगों ने, और वहाँ उन्होंने जब सितंबर में बदलाव किया था तो उनके जो
होम मिनिस्टर थे, जो गृह मंत्री थे कूपर, उनको हटाकर विदेश मंत्री बनाया। वहाँ एक शाबाना महमूद को उन्होंने गृह मंत्री बनाया। तब से एक तरह से दिखाने के लिए कि उनकी सरकार प्रो इमिग्रेशन है, एक तरह से जो बाहर से आकर लोग बसे हैं उनको सत्ता में बिल्कुल हिस्सेदारी से उनको कोई नाराज़गी नहीं है। पर ये जो बैकलैश जिसको आपने जिक्र किया कि वो जो श्वेत लोग हैं उनमें नाराज़गी इसको लेकर अक्सर सामने आती है, वो भी एक कारण बना कि इस तरह का आक्रोश दल के अंदर ही खड़ा हो गया। और यहाँ तक ये वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में कियर स्टार्मर ने कहा कि पहले क्वार्टर में, पहली तिमाही में इस साल के जो वृद्धि दर है वो G7 देशों में सबसे अच्छा है ब्रिटेन का। तो चिंता ये नहीं कि तात्कालिक तरीके से अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, चिंता ये है कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरह से इमिग्रेंट्स पर निर्भर भी होती है। तो क्योंकि वो लेबर का काम लेबर डेफिसिट हो जाएगा। तो अगर इमिग्रेशन को माइग्रेंट्स को रोका जाए तो उनसे लेबर इशू क्रिएट होगा। सर वहाँ पे स्थायी रूप से ऑक्यूपेशन क्या है या उनकी आमदनी का जरिया क्या है? देखिए, ब्रिटेन में ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह से जो लाइवलीहुड है उसके तरीके नहीं है। इंडस्ट्री भी है, व्यापार है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, सेवाएं भी है, और एक समय तो विजन भी था सर। हाँ, तो ये अलग बात है कि अपने इतिहास की वजह से शायद खासकर इंग्लैंड वाले जो क्षेत्र में लोगों को लगता है कि शायद विश्व को हम आज भी कुछ सीख दे सकते हैं, जब कैसे जीवन लोगों का होना चाहिए उसके बारे में कुछ बता सकते हैं। हालांकि काफ़ी श्रिंक हुआ है उसका प्रभाव, पर उसके साथ ये देखें कि वृद्धि दर तो अच्छा रहा, पर उनका जो आज तक के जो कर्जा है ब्रिटेन के ऊपर, उनकी जो किस्तें जानी है वापस, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो किस्तें बढ़ गई हैं और किस्तें बढ़ने की वजह से आज उनको कर्ज लेने में उतनी आसानी नहीं है जितनी पहले। तो ज़्यादातर देश कर्ज से देश चलाते हैं, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, पर आपको कोई कर्ज देने वाला भी होना चाहिए। तो लंबे नज़रिए से आप देखें कि आने वाले चुनावों तक यदि सोचें तो अर्थव्यवस्था आने वाले समय में किस तरह से चुनौती भरे माहौल से गुजरेगी, वो चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने कहा कि नेतृत्व में उनका जो तरीका है, अपनी बार बार लोगों को, टीम को, मंत्रियों को हटाते हैं, नए लाते हैं, तो उनका जो निर्णय लेने की क्षमता है उस पर लोगों ने सवाल किए। सर क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल, मैं अपने जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके हिसाब से, कोई भी व्यक्ति के पासपोर्ट पे, भारतीय व्यक्ति हो या अगर हम एशियाई व्यक्तियों की बात करें, उनके पासपोर्ट पे अगर यूएस का वीज़ा या यूएस का ठप्पा है या ब्रिटेन का है, खास तौर पे लंदन, वो उनके जीवन की एक उपलब्धि के तौर पे देखा जाता है। तो जब अखबारों में मेरे पास एक बहुत ही मासूम सा सवाल आया है कि बड़ा अजीब लगता है, जिस लंदन को या जिस ब्रिटेन को हम ऐसे देखते हैं, उसको अपना एक वो मानते हैं और फिर इतिहास भी जुड़ा हुआ है, वो आज ऐसी स्थिति में है जहाँ पर इतने सारे माइनॉरिटीज़ हैं, लोग सड़कों पे हैं, वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था खराब है, तमाम तरीके की चीज़ें, और अब पॉलिटिकली इतना इनस्टेबल है, तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसका क्या जवाब बनता है सर? मतलब आज भी लंदन इज़ लंदन, मतलब कोई जाने की बात करता है, घूमने की बात करता है, एज अ देश बात करता है, तो एक प्राइड फैक्टर होता है। इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक प्राइड फैक्टर वाला पार्ट जो हम हिंदुस्तान के लोग जैसा देखते हैं, तो चूँकि हम अंग्रेज हमारे हम पर शासन करने वाले लोग रहे थे, और उस समय भी 7 समंदर पार जाना एक बड़ी बात होती थी हमारे लिए। तो उस समय की चीज़ें, विदेश जाना भी एक उपलब्धि होती थी। तो आज भी विदेश जाना पहले के मुकाबले थोड़ा सा तो असर पड़ा है, वैसी बात नहीं रही। पहले और भी ज़्यादा ये ऑर्नामेंटल माना जाता था, ऐसी चीज़ें अगर पास में हों, तो आज भी वो आकर्षण है। एक तो ये है। दूसरा है कि श्वेत अश्वेत में भी दुनिया बटी हुई है, तो एक फीलिंग उधर यूरोपीय यूनियन की रहती है कि हम ऊंचे हैं, जैसे हमारे यहाँ सवर्ण बैकवर्ड होते हैं, वैसे ही काले गोरे के हिसाब से उनका होता है। और हमारे यहाँ का जो संभ्रांत एलिट तबका है सर, वो सब जगह, ब्रिटेन के साथ में चाइना में भी है, सभी जगह है वैसा। थोड़ा सा जो बात बोलना चाहते हैं, शायद आप सहमत हो, कि हमारे यहाँ का जो एलिट तबका है वो उस एलिट तबके के साथ जुड़ करके अपने आप को और ज़्यादा महान समझता है। तो
वो उनके बीच का एक कंपटीशन Absolutely, होता है। absolutely. तो वही उन्हीं लोगों के बीच ये गौरव भाव है, वरना देश की ज्यादातर आबादी तो अपना जिला छोड़ के दूसरे जिला नहीं जा पाती है, अपने ही यहाँ रह जाती है। हमारे देश में जो हालात हैं, उन्हें ट्रैवल भी नहीं करती है। वो मजदूरों का तबका छोड़ दीजिए, मजदूरी के लिए, रोजी रोटी के लिए तो दुनिया में जाती है। तो ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है जो हम उधर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अंग्रेजों के या पूरे यूरोपीय यूनियन के, तो उनका है कि उनके यहाँ हम कैसे पहले वाली जो हमारा गौरवपूर्ण इतिहास है उस पर हम कैसे आएंगे। अंग्रेजों के बीच में ये बात रहती है कि हम पहले ये थे और आज हम कहाँ हैं, ये फीलिंग रहती। इसके बावजूद जो पॉजिटिव बात दिखती है कि वो अब भी सबके लिए एब्जॉर्बर हैं। मतलब एक तरह से हम लोग जिसको सेकुलर बोलते हैं उसका थोड़ा डायमेंशन बढ़ा लीजिए, उसमें एथनिक हो गया, जाति हो गई, दूसरे दूसरे नेशंस के लोग हो गए, सबको वो एब्जॉर्ब करते रहे। तो इतना, हाँ, बिल्कुल, तो इसके बावजूद वहाँ का जो राष्ट्रवादी तबका जो बेचैन होता है कि वो हमारा जॉब ले रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को प्रभावित कर रहे हैं, ये वाला जो तबका है वो हमेशा राजनीति को उद्वेलित करने का प्रयास करता है। इसके बावजूद वो अभी लीडिंग में नहीं, जैसे हमारे देश में तो वो लीडिंग में आ गए ना, सत्ता में आ गए जो संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में वो स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्टारमर का जो सर ने जितना उदाहरण दिया कि वो जितने चेंजेस किए या माइनॉरिटीज से लेकर के लोगों को मौका दिया, विदेश के लोग, मूल के लोगों को मौका दिया, तो वो इसलिए दे पाए क्योंकि वहाँ का माहौल आज भी सबको एब्जॉर्ब करने वाला बना हुआ है। ये हमको साफ साफ थोड़ा देखना चाहिए। इन घटनाओं के आईने में ये मौका होता है जब हम दुनिया में घट रही घटनाओं को देखते हैं अपने अपने चश्मे से। सर, अब यही तरह की जो संसदीय परंपरा वहां पर है, और बहुत सुंदर से मैं अपने दर्शकों को फिर थोड़ा बताना चाहूंगी कि वहां पर आप अपने ही लीडर के खिलाफ, किसी को अगर ये लगे, अगर आपके पास 20% ताकत है कुल संख्या की, तो आप आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठाना कह दें, आप समर्थन के लिए कह सकते हैं कि मुझे समर्थन दीजिए। भारत में भी मोरलेस में समझना चाहती हूँ सर, वैसे ही संसदीय परंपरा है, पर होता नहीं है ऐसा। अपने लीडर के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता या अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस है मोरलेस सेम ही है। नहीं, अब मुझे लगता है कि अब ग्रेट ब्रिटेन जो है वो ग्रेट इंडिया से बहुत कुछ सीखेगा कि कैसे पहले मैं ये समझना चाहती हूँ कि क्या हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस अलाउड है? कर सकता है लीडर, अगर उसके पास सांसदों का बल है तो कर ही सकता है ना सर, हम तो देख ही रहे हैं अपने आंखों के सामने। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री अभी तक बीजेपी के संसदीय दल के नेता भी नहीं चुने गए हैं। बीजेपी के संसदीय दल के नेता, बीजेपी में अगर कोई आवाज़ उठाए, या मान लीजिए समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव हैं, उनके खिलाफ कोई करना चाहे, या कांग्रेस में कोई मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ करना चाहे, तो कहाँ कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। तो इस संसदीय दल की बैठक होती है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ही तो होती है। नहीं, पता नहीं कब होती है, हमें ध्यान नहीं है था हाल फिलहाल में कब हुई है संसदीय दल की बीजेपी की, जिसमें सर हो जाती है, रजिस्टर पे हो जाती है। हाँ, रजिस्टर पे तो बहुत कुछ हो जाता है। रजिस्टर पे तो तृणमूल कांग्रेस बदल गई, ममता बनर्जी नहीं रजिस्टर पे, तो वो तो ऋतु बनर्जी की हो गई, या रूप विश्वास जो है वो उसके अध्यक्ष बन गए हैं। रजिस्टर पे तो जो है वो हो गया, शिवसेना यूबीटी खत्म हो गई, शिवसेना शिंदे में चले गए। क्योंकि मैं कवर भी करती हूँ तो कई बार मैं ये 20% की बात को थोड़ा सा कहना चाहूँगा उसके बारे में। जो 20% जो सत्तारूढ़ दल के जितने सदस्य वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में होते हैं, वो ये जैसे आपने कहा कि वो प्रस्तावना कर सकते हैं कि वो नए नेता का चुनाव करना चाहते हैं, पर ये दल की नीति है, दल के अंदर संविधान की बात नहीं है वहाँ। अच्छा, तो हर दल का अपना तरीका है। भारत में जो दलीय जो हमारी संस्कृति है उसमें इस तरह का प्रावधान नहीं है। यही मैं बहुत बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को समझाना चाहती हूँ कि बार बार ये कहा जाता है, मैंने कई जगह पढ़ा जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, कि पार्लियामेंट्री बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे सेम हैं, तो क्या हमारे संसदीय दल में, जब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, उनकी सरकार है, उनमें कोई खड़ा हो सकता है? हमारे यहाँ आप देखें, पूरी हमारी सोच, दर्शन हमारा है, जो आज की संस्कृति आप अलग अलग राजनीतिक दलों में देखते हैं, उसमें आप देखें सभी दलों में सर्वसम्मति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। उसमें बहुमत की बात नहीं की जाती। बहुमत की बात होती है संसद के अंदर। यहाँ अलग अलग दल आते हैं, तो जिस दल के पास बहुमत है उसकी सरकार बनेगी, पर दलों के अंदर बहुमत की हमारे यहाँ भावना ही नहीं है। सभी दलों में, एक दल की बात नहीं है, सभी दलों में हमेशा बार बार बात आती है कि नेता जो है वो सर्वसम्मति से चुना जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये सोच ही नहीं है कि 20% जो उस दल के सदस्य हैं संसद में, ऐसा कुछ वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, जो कि ब्रिटेन में है। बिल्कुल। अच्छा उपाध्याय जी, एक चीज और समझनी है कि अब भारत के साथ जो नए
सांसद जो अब 200 लोगों से सेल्फी खिंचवा चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के, उसमें भारत के साथ उनका रुख कैसा होगा? ऋषि सुनक के साथ बहुत अच्छा था, स्टारमर का भी बहुत अच्छा था भारत के प्रधानमंत्री से। तो ब्रिटेन का मोरलेस अब हमारे से रुख बहुत सॉफ्ट भी है, हमारी ज़रूरत भी है, तो इन प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जाए? अब देखिए, ट्रम्प साहब ने कह दिया था कि वो तो चले जाएंगे कीर स्टारमर तो, और यहाँ भी कहा गया है कि ईरान से आप तेल उनकी मर्ज़ी से ही खरीदेंगे, रूस से भी आप जो है उनकी मर्ज़ी से खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ही तय करेगा कि हमारे संबंध किससे क्या होंगे। अब ग्रेट ब्रिटेन क्या संबंध रखेगा ये उनके ऊपर तय करेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो संबंध जो हैं वो अमेरिका तय करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ आ जाती हैं वहाँ की रोड्रिक्स जो हैं, और वो आके यहाँ बताते हैं, विदेश मंत्री जो आते हैं मार्को रूबियो, कि वो आ रही हैं। भारत को बाद में मालूम पड़ता है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री बता देते हैं कि वो भारत आ रही हैं। भारत के सरकार तो ये मानती है कि हमारी विदेश नीति इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल और है, भारत के जो 140 करोड़ लोगों को जिसका फायदा है। प्रेम कुमार जी, आप जरूर ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने 4-5 पॉइंट में कहा है रशिया से हम तेल खरीदेंगे, हमारी इच्छा है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ट्रम्प की बात है, ट्रम्प का मन करे वो जो बोल सकते हैं कि मैंने मना किया इसलिए कम खरीदा, पर टेक्निकली सबकी विदेश नीति अपनी इंडिपेंडेंट है। अब ईरान, फिर हम ईरान पे भी आएंगे, पर आपको क्या लगता है? देखिए, भारत की परंपरा जो है वो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर विदेश नीति की रही है, इसलिए जब कभी भी इसमें थोड़ी सी भी आंच आती है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं। इसी वजह से जो अभिनंदन जी जो बोल रहे हैं वो उसी विचलित होने का प्रमाण है कि कैसे वेनेजुएला की राष्ट्रपति बिना भारत की जानकारी के अमेरिका के कहने पर आ गई, गेस्ट बन गई। तो हमें लगता है हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, आ गई तो आ गई, लेकिन उसको गंभीरता से लेने लगते हैं। हम तो हमसे पूछे बगैर, हमारी जानकारी के बगैर अमेरिका कह रहा है कि वो आएंगे और हमें पता ही नहीं, तो इसको हम इमोशनल लेवल पर लेते हैं। लेकिन ये घटनाएं अगर लगातार घटेंगी और बार बार घटेंगी, और हर बार अगर हमें ये समझ में आएगा कि रसिया से तेल लेना बंद करो तो हम बंद कर देंगे, लेना शुरू करो तो शुरू कर देंगे, ऑपरेशन सिंदूर रोक दो और फिर सरकार कहे कि जारी है, इस तरह के जब विरोधाभास दिखेंगे तो हमारी आत्मनिर्भर विदेश नीति पर सवाल उठेंगे। मैं आई एग्री, पर मैं अब तीनों से इसका सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ। सर, जैसे सर ने कहा, मैं आपसे कहूँ कि आप सांस ले लीजिए, तो लोग ये कहेंगे कि अच्छा मैंने अलाउ किया। सर, आप तो सांस ले रहे हैं, आप अपनी प्रक्रिया कर रहे हैं, मैंने अनाउंस कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप ले रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सर, ईरान ने, मैंने कहीं पर पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया, 2 बार पढ़ा मैंने, ईरान ने जो अपनी एक इंटरनल जो मीटिंग रखी उसमें साइकोलॉजिस्ट भी रखे, मैंने कहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता कितनी सच बात है, और ये कहा कि जैसे एक पेशेंट को डील करते हैं, डिकोड करते हैं, वैसे ही साइकोलॉजिस्ट ईरान पे फैसला जो भी ईरान कर रहा है उसके लिए साइकोलॉजिस्ट रखे गए। कितनी सही बात लगती है एक तो आपको? बिल्कुल स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है, हालांकि मुझे भी जानकारी नहीं है, पर मतलब ट्रम्प की तरफ से जो भी प्रस्ताव आ रहा है, पहले साइकोलॉजिस्ट डिकोड कर रहे हैं हो सकता कि ये किसी हमें क्लिनिकली अफेक्टेड आदमी जो नॉर्मल नहीं है वो क्या सोचता है, उस क्लिनिकली वो डिकोड करके फिर फैसले ली जा रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आदित्य जी, सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि राष्ट्रपति ट्रम्प का जो तरीका है काम करने का वो परंपरा से हटकर है, ऐसा कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो ऐसा नहीं कि जब आप कहते हैं कि मेरी विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से तय की जाएगी कि उसमें कोई प्रभाव नहीं होगा, होगा प्रभाव। दूसरे देशों का, और हर देश में है ये, दूसरे देशों का हम पर प्रभाव है, हमारा दूसरे देशों पर प्रभाव है। पहले भी अमेरिका के प्रभाव में भारत ने वेनेजुएला से भी और ईरान से भी तेल लेना बंद किया है। पर उसको इस तरह से भड़काने वाले तरीके से सामने नहीं लाया गया। आपस में तालमेल बनता है देशों का कि भाई आपके कहने से हम ये कदम उठा रहे हैं, पर हम अपनी मर्जी से उठा रहे हैं, औपचारिक रूप से ऐसा लगना चाहिए, ये हमारा अपना तालमेल है कि हम आपकी बात मान रहे हैं। पर वो जो राष्ट्रपति ट्रम्प का अनाउंसमेंट का, हाँ, वो जो तरीका उनका है वो परंपरा से हटकर है, इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि विचलित करता है हमको, क्योंकि कोई भी इसका आदी नहीं है कि इस तरह से कोई दूसरा ऑर्डर करे हमें आदेश देता हुआ, और फिर हम तो एक मजबूत सरकार में मजबूत फैसले लेने वालों। उसके बावजूद जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं कि भारत सब चीज मान रहा है, लगातार धमकियों तक की भाषा के बावजूद भारत लगातार रूस से तेल आयात करता रहता है। ऐसा नहीं, आज भी हम ईरान से तेल आयात कर रहे हैं,
कितना कर पा रहे हैं वो अलग हाँ, बात है। एक ईरान पे भी मैं आपसे बात करूंगा। उपाध्याय जी, मुझे एक और बात बताइए, ट्रम्प जो कहते हैं कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इस तरह की बात होती है, फिर ट्रम्प कहते हैं ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, ही इज अ ब्यूटीफुल पर्सन, हाउ डू यू टेक इट? मतलब आप देखिए, एक तरफ तो उनकी हर एक बात का मतलब है सर, लॉजिक इलॉजिकल व्हाटएवर, पर बार बार प्रधानमंत्री को ये कहना कि ही इज अ ग्रेट मैन, ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, आई एम विथ हिम, अगर कोई ने अटैक करेगा तो मैं हूँ। आप इसको कैसे देखते हैं? फिर क्या ट्रम्प भी दब रहे हैं किसी बात पे? नहीं, ट्रम्प दब रहे नहीं दब रहे, तो ट्रम्प जाने दब रहे कि नहीं दब रहे हैं। मैं तो उपाध्याय जी क्या जानते हैं, मैं तो ये मैं तो ये जानता हूँ कि मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन भारत के बड़े दुश्मन हैं। ये बार बार वो साबित करते हैं। मतलब वो बार बार मोदी जी की तो बड़ी तारीफ कर देंगे, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये भी कह देंगे मैं उनका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा, ये भी कह देंगे। जब वो मोदी जी की तारीफ करेंगे तो मोदी जी उनको पलट के थैंक यू ट्रम्प बोल देंगे, लेकिन जब वो कहेंगे पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दूंगा तो मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे। भारत को लेकर जितनी भी बातें उन्होंने कही, हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी, बड़ी सदी हुई प्रतिक्रिया दी थी। जब उन्होंने डेड इकोनॉमी कहा उस समय बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया थी, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय के या विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की प्रतिक्रिया अलग है, प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया अलग होनी चाहिए थी। अभी जैसे मसला हुआ ईरान में जो उन पे जहाज़ों पे हमले हुए, और उसमें हमारे 3 जो थे वो मर्चेंट नेवी के कर्मचारी जो थे उनकी जान चली गई, तो उसको लेकर जो सख्त रवैया भारत की तरफ से होना चाहिए था प्रधानमंत्री की तरफ से, वो देखने में नहीं आया। पर सर जैसे वो बगल में बैठे थे और उसमें वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये गलत है, सुरक्षा चाहिए, हाँ, होनी तो चाहिए। सुरक्षा चाहिए, लेकिन सवाल ये कि हमारे 3 आपने क्यों मार दिया, आपने हम पे हमला क्यों किया? ये सवाल तो उठना चाहिए था ना भारत की तरफ से कि भाई आपने शायद हम वो पे हमला क्यों सवाल किया? ही उठाने की तो कोशिश थी वहाँ पर सर। नहीं, सवाल उठाने की मुझे नहीं लगता कोई सवाल जी। उठाने की कोशिश थी। अगर सवाल उठाने की कोशिश थी तो स्पष्ट तौर पे होनी चाहिए थी। इसी तरीके से आप वहाँ मिलकर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जो ब्रिक्स जो है वो ख़त्म हो गया और मोदी जी बराबर बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर आप जब आ रहे हैं तो आपके साथ साथ पीछे से जहाज़ चला आ रहा है, 200 लोगों को हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल कर लिए हुए। हाँ, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं पुरानी बात है, ट्रम्प के समय की बात है, हाँ, ट्रम्प बिल्कुल चुनकर ही आए थे। तो अगर इस तरीके के संबंध रहेंगे तो आपके लाख अच्छे दोस्त हों। अगर भारत के खिलाफ उनका ये रवैया है कि भारत के लोगों को हथकड़ी पहनाकर और पैरों में बेड़ियाँ डालकर ट्रम्प भेजेंगे और आपकी तारीफ़ करते रहेंगे, तो आपकी तारीफ़ ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे होगी आपकी तारीफ़, आप बचपन से उनके साथ ही होंगे, आप अभी भी उनके साथ ही होंगे, लेकिन भारत के साथ ट्रम्प का क्या रवैया, उस पर तो प्रतिक्रिया आनी चाहिए ना। हाँ सर, ट्रम्प के मामले में पिछले जब से वो आए हैं बहुत पानी बहा रोज दिन मर्रा पे, चाहे भारत के लिहाज से चाहे, तो एक आप ही बात समझाइए कि आज जब ये चल रही हैं, मतलब 18 घंटे तक बातचीत होती रही स्विट्जरलैंड में, और ईरान को जो ये एक ब्रैकेट दिया है कि आप खुलकर तेल कीजिए, नो सैंक्शंस ऑन यू, तो भारत का तेल तुरंत खरीद रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है भारत को डॉलर में नहीं खरीदना ईरान से तेल, भारत बार्टर सिस्टम कर सकता है, अपना अनाज मक्का दे सकता है। तो क्या रुख है भारत का सर ईरान के साथ, जो अभी उनको नो सैंक्शन पीरियड है, जब वो खुलकर तेल बेच सकते हैं? देखिए, हमारे लिए वो स्थिति बहुत सुखद थी जब हम किस मोड में तेल लेंगे हम लोग बायलैटरल तय करते थे, लेकिन इस दौरान जो कूटनीति बदली है उसमें ईरान का हमारे प्रति क्या रुख रहेगा, हालांकि उनको बेचना है और हम बड़े खरीदार हैं तो एक तालमेल तो होगा, लेकिन फिर भी जो हमने युद्ध में अपना एक पक्ष जो है कम से कम ईरान से दूरी वाला पक्ष अपनाया और इजराइल के साथ खड़े रहे, अमेरिका के साथ खड़े रहे, तो उसका एक असर तो दिख सकता है। ये दिख सकता है, किस हद तक दिखेगा, कितना हम बैलेंस करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। उसी तरह से रशिया जो बहुत खुशी के साथ हमें तेल बेचा करता था, अब शर्तों के साथ बेच रहा है। अब वो रुपए में विनिमय नहीं कर रहा है, वो डॉलर में भी करने को बीच में तैयार नहीं था, उसको तो रूबल में या किसी और मुद्रा में चाहिए था। तो ये टर्म्स कंडीशंस जो बदले हैं वो हमारे प्रतिकूल हैं और हमारी कूटनीतिक जो नीति में बदलाव आया है, शिफ्ट हुआ है, उसके परिणाम लगते हैं। प्रेम कुमार जी, एक बार ये समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत डीपली जब हम पढ़ते हैं और समझते हैं तो शर से आप इत्तेफाक रखेंगे कि अमेरिका का एक नेचुरल पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है अमेरिका। तो हम अमेरिका से अगर पूरी तरीके से विरोध करते हैं तो ये हमारे 140 करोड़ लोगों का नुकसान तो नहीं है, और यही वजह है कि हम दब रहे हैं क्या? देखिए, अमेरिका व्यापार के मामले में, कारोबार के मामले में हमारा कारोबार दोनों द्विपक्षीय बढ़ा जरूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो कभी नहीं रहा, आज भी नहीं है। अमेरिका हमसे 500 अरब डॉलर की व्यापार को अपने पक्ष में सुनिश्चित करने के लिए कह रहा है, मगर
हम चाइना पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारा मार्केट एशियाई बाजार ज़्यादा रहा है, ये सब है। अमेरिका पर हम इन मोदी एरा में ज़्यादा हम कारोबार की ओर बढ़े हैं, हमारा कोशिश भी क्वांटिटी की भी है बढ़ा है, कोशिश भी हुई है। इसको स्ट्रैटेजिक नॉन अमेरिका भी पार्टनरशिप कोशिश में हुई भी है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं इसके। हम अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं और हर मोर्चे पर खड़े हुए, क्वाड का मेंबर हो गए, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो व्यापार में भी कन्वर्ट हुआ है। लेकिन ये ट्रंप एरा जो बीच में आ गया, उसमें जो वो बात आ जाती है कि हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, ग्रेट मैन हैं, तो ग्रेट मैन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हैं? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए ग्रेट हैं, या मेक अमेरिका मेक इंडिया ग्रेट अगेन के लिए ग्रेट हैं? ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं, नजरिए का सवाल आ जाता है। तो हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेट बता रहा है नरेंद्र मोदी जी को, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम पर टैरिफ थोपे जा रहे हैं। ये एक डिफरेंस साफ Since दिखता है। Trump is whimsical, we cannot say what will happen today and what will happen tomorrow. सर, ये जो पूरा बातचीत चल रही है उसमें एक तरफ तो आता है कि हम वेस्ट एशिया की बदलती तस्वीर को देखना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा, ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि मैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा। ये वही ट्रंप है जिन्होंने कुछ घंटे पहले कहा था कि हम बागची को वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन इंडो पैसिफिक से इंडो वर्ड हटाना हमारे लिए एक इमोशनल सवाल है। एब्सोल्युटली है। तो सर, मतलब कहाँ तक जाएगी जो टॉक्स हैं 18 घंटे की, और अल्टीमेटली ईरान इज ऑन अ विनिंग साइड, बट ये कहाँ तक जाएगी? एक तरफ उन कह रहे हैं कि हम तो उनको जाने नहीं देंगे, मार देंगे, अब्बास अराक्ची की बात करें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अब हम वेस्ट एशिया की एक बदलती तस्वीर देखेंगे। वेयर आर वी हेडिंग? बिकॉज वेस्ट एशिया के इस मसले में इंडिया इज वेरी वेरी मच अलाइंड, इन अ वे अफेक्टेड। बिल्कुल, पहली बात तो ये कि भारत के हित सीधे जुड़े हुए हैं कि कितनी स्थिरता पूरे इस पश्चिम एशिया के क्षेत्र में बन पाती है या नहीं बन पाती है। आपने जैसे खुद कहा कि इस युद्ध में ज़्यादातर विशेषज्ञों को लग रहा है कि ईरान की जीत हुई है, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि अमेरिका को लगा कि उनकी हार हुई है तो शायद वो कोई और रास्ता ढूंढेंगे कि क्यूबा पर हमला कर दें, कहीं ना कहीं उनको जीत। आप देखें, ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं पिछली जनवरी से, उनको लगातार तलाश है कि उनका नाम इतिहास में कैसे दर्ज किया जाएगा, और एक के बाद एक कोशिश है कि मुझे शांति पुरस्कार मिल जाए या कुछ और किसी वजह से मेरा नाम बड़ा हो जाए। तो यदि उनको लगा कि इसमें भी खुलकर सर्वसम्मति से लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हार गया है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस बात को समझना या संभालना। हालांकि आप इतिहास में देखें तो अमेरिका ने कोई भी पिछली पूरी शताब्दी में एक भी युद्ध जीता नहीं है, पर हर देश अपने घर जाकर कहता है कि हम युद्ध जीत कर आए हैं। पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में सब जगह। तो ये मुद्दा ये है कि एक तो ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के काम करने का तरीका अलग है, पर उसके बावजूद वो उस देश के राष्ट्रपति हैं जहाँ की 32 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था है, ज़्यादातर अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्रों में अमेरिका सबसे आगे है, सेना का उसका जो शक्ति है वो सर्वोपरि है, एक तरह से जग जाहिर है। तो उस देश का वो नेतृत्व करते हैं, इसलिए लोग उनसे सीधा टकराव नहीं लेना चाहते। जो हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की संयम की या सीमित व्यवहार की, इस बार उन्होंने वो जो बियर हग नहीं हुआ, 20 सेकंड का हैंडशेक हुआ, हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने उनका कंधा थपथपाया, वो फिजिकल टच प्रधानमंत्री ने वापस नहीं किया। तो ये एक सीमाएं अपनी रखने का तरीका है ताकि भारत के प्रधानमंत्री पर वो वैसा कुछ कटाक्ष ना करें जिस तरह से वो मैक्रोन के या ऊपर करते हैं या ट्रूडो के ऊपर कर देते हैं, या आप देखें ज़ेलेंस्की के साथ जिस तरह से बात की उन्होंने। तो वो उस स्थिति से बचने के लिए भी, और हालत यहाँ तक न बिगड़ जाए कि तालमेल ना हो पाए। आज भी भारत और अमेरिका का दर्जनों क्षेत्रों में लगातार साझेदारी आगे बढ़ रही है। हाँ, व्यापार का मुद्दा फंसा हुआ है, उसमें भी जैसे इन्होंने कहा कि पिछले साल हमारे जो निर्यात में 0.8% वृद्धि हुई है, ये सब टैरिफ के चलते हुए भी, पर ये बहुत कम वृद्धि है, इससे ज़्यादा वृद्धि होनी चाहिए। भारत बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो निर्यात बढ़ना चाहिए। तो सभी देश आज मिलकर ये ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के नेतृत्व पर अपनी निर्भरता जो है
जाए सुरक्षा का, जो विकास का, वो उसको कम किया जाए। भारत भी वो कर रहा है। सर जैसे मैं उपाध्याय जी, अपना रुपया गिरने की बात लगातार आ रही है, मार्केट अफेक्टेड है, अब मार्केट उम्मीद की जा रही है नॉर्मल रहे, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं कि जो टॉक्स हैं ये सस्टेन कर जाएं। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, मेरे पास समय आखिरी लास्ट का राउंड है, कि जो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है, जो हमारा फॉरेन रिजर्व की बात थी, हमने तेल वाली बात है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो हम ये रुपये में बड़ा वापस से उछाल आए और डॉलर बराबर हो डॉलर, तो ये तमाम चीज़ों की पॉलिसी आप इंडिया की किस तरह देखते हैं? उसमें सबसे पहली बात ये है ना कि वेस्ट एशिया की जो टॉक्स हुई हैं वो सस्टेन्ड रहे। देखिए, वेस्ट एशिया की टॉक्स सस्टेन रहे वो तो आवश्यक है ही। वेस्ट एशिया में शांति कायम रहे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे तमाम से संबंध हैं। कतर से भी संबंध हैं, ओमान से भी हैं, सऊदी से भी हैं, यूएई से भी हैं, ईरान से भी हमारे सदियों पुराने संबंध हैं। ईरान के साथ तो इराक के साथ भी हैं, मतलब एक भावनात्मक जुड़ाव भी है ईरान के साथ में। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने आगे बढ़कर इसमें भूमिका निभाई है, तो हमारी चिंताएं भी उसको लेकर थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। सर ये ट्रेन वेटर का काम किया है या वास्तव में भूमिका निभाई? नहीं, अगर ये ट्रेन वेटर है तो या फिर वो वाला कबूतर की चिट्ठी दे आया घर घर, ऐसा तो नहीं है? नहीं, अब हम यहाँ के बैठ के हम ये कह सकते हैं और हमें खुश भी होना चाहिए कि हम कहें कि वो वेटर है, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि डीलिंग तो वही करा रहा है। इसको मतलब कठिन है इसको बोलना पर और सर ये स्वीकार करना। इस्लामाबाद अकॉर्ड स्विट्जरलैंड में क्यों हुआ फिर? हाँ, इस्लामाबाद में हो जाता। हाँ, इस्लामाबाद उनके में पास ठीक है। पैसे नहीं है चाय पकौड़े के भी। पहले अब ये हमें नहीं मालूम उनके पास पैसे हैं कि नहीं है, और पहले तो वो कामयाब हो ही गए। मतलब बढ़त जो लेनी थी वो उन्होंने एक बढ़त ली कि भाई हम जो है टॉक करा रहे हैं। ये बढ़त देने दी उनको? देने दी क्या मतलब, ट्रंप ने देने दी? बिल्कुल। भाई आसिम मुनीर को जिस तरीके से बुलाकर आप वहाँ दावत दे रहे हैं और पीठ थपथपा रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जो है इन्होंने कहा इनके कहने पे मैं रोक रहा हूँ, तो मतलब ट्रंप ने उनको तवज्जो दी। क्योंकि आसिम मुनीर जब कांच देखेंगे और खुद को फील्ड मार्शल कहेंगे, तो उनके अंदर का कोई तो एक सभ्य इंसान नहीं पूछेगा ना, काय बात का फील्ड मार्शल, हु आर यू? अब वो सभ्यता की तो बात कर नहीं कर सकते हम उनके साथ कोई भी कि वो सभ्य होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान जो है देखिए फेक कंट्री है, हमसे कट के बना है, तो कोई अस्तित्व मतलब उसका उस तरीके का है नहीं। इजराइल और पाकिस्तान दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व नहीं है, ना इजराइल का ऐतिहासिक अस्तित्व है, ना पाकिस्तान का कोई ऐतिहासिक अस्तित्व है। दोनों एक साथ आसपास बने हुए हैं, तो वो एक अलग का मसला है कि हमारी उनके साथ क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से देखा जाए कि भारत की क्या भूमिका है और पाकिस्तान की क्या भूमिका है, तो फिलहाल पाकिस्तान हमसे बढ़त लेता है, वो इस मामले में दिखाई दिया, ये तो बात साफ है। लेकिन साथ साथ ये है कि अगर हम चाहते हैं कि वेस्ट एशिया में तनाव कम हो, तो हमको इसके लिए प्रयास करने चाहिए थे, और मुझे लगता है कि वो प्रयास हम इसलिए नहीं कर पाए चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से इजराइल चले गए और उसके तुरंत 24 घंटे के अंदर ही ईरान पर हमला हो गया। अब आपको जानकारी थी या नहीं थी, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया में गलत गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, उसके तुरंत बाद ये हमला हो गया। तो ये संदेश नहीं जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता था, और अगर इतना ज़्यादा बेंजामिन नेतन्याहू जो इतना ज़्यादा खुदगर्ज अगर इंसान है, तो फिर मोदी जी को भी उससे दूरी बनानी चाहिए, जिसने ये भी नहीं किया कि आपको बुला के वहाँ वो सम्मानित कर रहा है और तुरंत दूसरी तरफ वो हमला बोल दे रहा है। तो यानी वो ये दिखाना चाहता था पूरी दुनिया को कि मोदी जी हमारे साथ खड़े हुए, भारत हमारे साथ खड़ा है। लेकिन भारत खुल के साथ नहीं खड़ा था, मोदी जी किसी के साथ खड़े हुए वो अलग मसला है। भारत अलग एंटिटी है, मोदी जी अलग एंटिटी है। तो भारत खुल के इजराइल के साथ नहीं खड़ा था, ईरान के साथ भी खुलकर नहीं खड़ा था इस युद्ध में, उसकी अपनी एक कुछ निरपेक्षता की नीति है, उस पर था भारत। लेकिन इसका संदेश दुनिया में जो था वो गलत गया, उसको कैसे न्यूट्रल किया जाए ये सरकार को सोचना है। ठीक है सर, आखिरी 2 सेकंड में, क्या ये जो बातचीत चल रही है और अभी तक जहां पर नजर आ रहा है, आपको लगता है बमबारी नहीं होगी, अब ये सब कुछ शांति चल पड़ेगा? देखिए, जब पहली बार युद्ध विराम हुआ था उसी समय मैंने अपनी राय बहुत जगहों पर रखी थी कि ये युद्ध आगे बस दिखावटी होता रहेगा, अपने ईगोज को, अपने लोगों को, अपने देश में राष्ट्रवादी तत्वों को सहलाने के लिए युद्ध का होगा। दरअसल युद्ध पानी, हवा और ज़मीन पर देखें तो पानी में हॉर्मुज़ पर कुछ नहीं कर पाए, हवा में जो भी हमला हुआ सो हुआ, लेकिन ज़मीन पर तो उतर भी नहीं पाए। तो हवा में भी मार खाई 42 जहाज़ों का स्वीकार कर लिया अमेरिका ने। तो तीनों में एक तरह से मात मिली, अमेरिका को मनमानी नहीं कर पाया, ये फैक्ट है। इसलिए इनको स्केपिंग रूट चाहिए, कैसे भी मान लो हम परमाणु निरीक्षण कर सकते हैं, हमको कुछ दिखाने लायक बात चाहिए। अल्टीमेटली सर, तो युद्ध विराम या अल्प विराम है सर? अल्प विराम है, और मुझे लगता है कि युद्ध नहीं होगा। अब युद्ध विराम को शायद एक बार और एक्सटेंशन मिल सकता है। जैसा इन्होंने कहा कि दोनों तरफ अब कोशिश ये है कि युद्ध ना हो, किसी तरह से आपस में बातचीत हो जाए। अब बातचीत ये 60 दिनों में हो जाएगी या कितनी हो जाएगी, या उसको युद्ध विराम को और आगे बढ़ाया जाएगा,
युद्ध वापस होने की मुझे उम्मीद नहीं अभी। आखिरी सवाल सर, अमेरिका कभी किसी मोड पर या कोई इंटरनेशनल कोर्ट किसी मोड पर अमेरिका से ये सवाल का जवाब ले पाएगा, लिखित में या वर्बली, कि आपने ईरान में जो अटैक किया और बच्चियां मारी गई उस स्कूल पर, उसकी भरपाई खामियाजा और जो इंसानियत अफेक्ट हुई है, ह्यूमैनिटी अफेक्ट हुई है, उसका खामियाजा क्या है? कभी ऐसा हो पाएगा? देखिए बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। एक तो ये कि जो नहीं, नुकसान, आपको यूएन से उम्मीद है? नहीं यूएन तो देखिए अब कुछ बचा ही नहीं। यूएन से क्या उम्मीद किसी आप करेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट से? किसी इंटरनेशनल कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं। अगर इंटरनेशनल कोर्ट से उम्मीद होती तो अब तक नेतन्याहू गिरफ्तार हो गया होता। ट्रम्प से हमें उम्मीद नहीं है? बिल्कुल ट्रम्प से कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि ट्रम्प तो पे फिर खुद कैसे मुकदमा होगा चलेगा। सर ये? ट्रम्प पे खुद मुकदमा चलेगा। अगर यूएन जो अगर करता है और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट अगर कुछ है तो ये मीनाब के 168 बच्चों का कत्ल का मुकदमा ट्रम्प पर चलना चाहिए। सीधी सी बात है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका की सेनाएं इस तरह से जाकर विध्वंस करें, ये पहली बार नहीं हो रहा है और कभी भी पहले और भी, जवाबदेही कभी भी नहीं आई। और जवाबदेही कभी नहीं आई। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो जो आपके मन में सवाल थे उन सवालों का जवाब मैं दे पाई होंगी। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे इसी चर्चा के साथ, और उम्मीद करते हैं जो 18 घंटे 48 घंटे ये मैराथन बैठकें हुई हैं, इतने बयानबाजी आई हैं, उम्मीद करते हैं कि विजडम प्रिवेल करे और इसी तरीके से बातचीत आगे रहे, ह्यूमैनिटी शांति से आगे बढ़ती रहे और भारत प्रगति करता रहे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे किसी और चर्चा के साथ। आप अपने सवाल मुझे भेजते रहिए।